नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 27 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा ये, इन स्टेप विद यूएस। क्वाड की मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच था उसको लेकर के आर्टिकल है, जानेंगे। इसमें लास्ट में देखेंगे इस आर्टिकल को, जिसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आपने वीडियोस बहुत अच्छे देख लिए होंगे, जस्ट एक ब्रीफिंग लेंगे। फिर हम आर्टिकल देखने वाले हैं वो है ग्रेन डिप्लोमेसी, कि इंडिया के पास में अभी फूड ग्रेन की बात करें तो सरप्लस में अवेलेबल है। तो हमारे पड़ोसी देश या फिर जो भी नीडी कंट्रीज़ हैं उनको अगर हम सप्लाई दे दें ग्रेन की, या तो सस्ते में या फिर आप कह सकते हो फ्री में, ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया की इमेज जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप राइज होगी और हमारे यहाँ पर वो अनाज जो है वो सड़ रही है। जानेंगे पूरे मुद्दे को। तीसरा जो आर्टिकल है दैट इज लर्निंग विदाउट बैरियर्स। देखो इस आर्टिकल में जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन ने कितना हेल्पफुल काम किया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को जानेंगे। तीसरा जो आर्टिकल है, मतलब जो नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज नॉट द एमएसपी रूट, कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से लिया हुआ है और उसको अचीव करते देखें तो केवल एमएसपी ही एक ऑप्शन नहीं बचता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके चलते फार्मर्स की इनकम को हम डबल कर सकते हैं। ओके, लास्ट आर्टिकल है दैट इज द चॉइस टू मोनेटाइज। अभी जो एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं। जो अभी देखा था ना कि एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो लॉन्च की गई थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो उसके बाद में फिर बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए थे कि ये तो एक तरीके से घर का सोना बेचना हो गया, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर राइटर हैं वो कुछ अपनी तरफ से इस प्लान को डिफेंड कर रहे हैं। जानेंगे डिफेंस में क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास में अवेलेबल है, राइट। तो चलिए देखते हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं उनमें से कुछ को डिटेल में देखेंगे, कुछ की समरी लेंगे। देखते हैं अब एक एक को। सबसे पहले है दैट इज ग्रेन डिप्लोमेसी। देखो एक टाइम था जब यूएसए के पास में फूड सरप्लस हुआ करता था, और आज भी सरप्लस की कमी नहीं है यूएसए में, पर उसने जो काम किए, कदम उठाए, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1940s की अगर बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ न्यूली इमर्ज हुए थे, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रहा था। वजह क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थी ना, उनकी रेलेवेंस बहुत ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद में गरीबी ज़बरदस्त तरीके से थी अलग अलग कंट्रीज़ में, और उसी के जस्ट बाद में देखा जाए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसमें एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। यूएसए डेमोक्रेटिक लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ को प्रमोट करना चाह रहा था, इस तरीके का आइडियाज़ को, जबकि सोवियत यूनियन का दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे भी करके सोशलिज्म को प्रमोट किया जाए। तो ऐसे में यूएसए ने फूड एड प्रोवाइड की थी एक पावरफुल डिप्लोमेसी टूल के तौर पे। जो भी कंटिन्यूसली गरीब देश थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी, तो इस यूएसए को डर था कि कहीं यहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना आ जाए, क्योंकि जब गरीबी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है ना, तो फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आने का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसमें एक तरफ तो अमीर लोग तो हैं कुछ गिनती के, पर दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, चाहे वो पीजेंट्स हैं चाहे लेबर क्लास है, वो फिर क्या करेंगे, रिवोल्ट करके और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। जैसे कि चाइना में हुआ था माओ की लीडरशिप में, जैसे कि लेनिन की लीडरशिप में हुआ था रशिया में। तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि यूएसए ने किस तरीके से फूड या फिर ग्रेन डिप्लोमेसी का यूज़ किया था, उसके लिए हम खुद भी एक एविडेंस है। वो कैसे कि यूएसए ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था द फूड फॉर पीस प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम PL 480 प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें यूएसए ने दूसरे कंट्रीज़ को एक फॉरेन असिस्टेंस के तौर पे फूड प्रोवाइड कराया था, जिसमें इंडिया ने भी देखो लगभग 24 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन जो है वो इंपोर्ट किया था इसी PL 480 प्रोग्राम के ड्यूरिंग। कौन सा पीरियड था ये? इसी PL 480 प्रोग्राम के अंडर 1964 से 66 के टाइम पे। ये वो टाइम है जिस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, फेमिन्स बैक टू बैक आ रहे थे, मॉनसून फेलियर हो रहा था, और बीच में आपको पता है पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो गई थी। तो ये सारी सिचुएशन थी। तो ऐसे में PL 480 प्रोग्राम में यूएसए ने हमें लगभग 24 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन अवेल कराया था। इसके अलावा यूएसए ने 9.1 मिलियन टन जो है वो सब्सिडाइज्ड व्हीट है, वो सोवियत यूनियन को भी दिया था 1973 में, ठीक है, जो कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, लड़ रहे थे,
पर उसके बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को देखते हुए यूएसए ने 9.1 मिलियन टन सब्सिडाइज्ड व्हीट मतलब सस्ते में गेहूं उपलब्ध कराया था। अब चाहे आइडियोलॉजिकली दोनों के बीच में कितना ही कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, तो सवाल ये है कि यूएसए के जब ये फूड शिपमेंट्स अलग अलग जगह से मतलब अपने खुद के यहाँ से फूड सरप्लस को उन्होंने जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर भेजा, तो उसका यूएसए को इतना फ़ायदा हुआ कि कम्युनिज्म जितना प्रोमोट हो सकता था उतना नहीं हो पाया। मतलब कम्युनिस्ट सरकारें आ सकती थी जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर डेमोक्रेसी की जो बातचीत है वो कंटिन्यू रही और आज आप देख सकते हो वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी ही चल रही है। ठीक है, तो ऐसे में जॉन एफ कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट, तो उनका कैलकुलेशन था कि अगर हम अगर गेहूं के एक बशल दैट मीन्स एक अमाउंट पूरा एक उसको अगर हम मेंटेन रखते हैं तो बोला एक साल में हमें 20 सेंट्स खर्च करने होते हैं। ठीक है, डॉलर से छोटी जो करेंसी वहाँ चलती है, जैसे हमारे रुपये से नीचे पैसा होता है, राइट। अब पैसा तो खैर गायब ही हो गया आजकल, 1 रुपये से ही बात होती है, 25 पैसे 10 पैसे ये चलते थे। तो ऐसे में बोले कि 20 सेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक बुशल ऑफ व्हीट को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, और अगर हम एक्सपोर्ट कर दें या इसको किसी को दे दें इसी ग्रेन को, तो बोला हमारे यहाँ पर कॉस्टिंग आती है 38 सेंट्स की। अब आप देखो कि अगर एक बुशल ऑफ व्हीट को आप 2 साल तक मेंटेन रखोगे तो कितना खर्चा आ गया एवरेज 20 सेंट, और 20 सेंट 40 सेंट का हो गया। तो इसके बजाय आप फ्री में किसी को दे दोगे तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि 2 साल का जो खर्चा है केवल मेंटेन करने का, तो उससे तो बढ़िया आप इस फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट ही कर दो, घाटे में जाने से क्या फ़ायदा है। और सेम अपॉर्चुनिटी आज इंडिया के सामने है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अबंडेंटली अवेलेबल है। और आज आप देख सकते हो कि सितंबर 1 का डेटा यहाँ पर बता रहा है एडिटर कि 90.41 मिलियन मेट्रिक टन जो है गेहूँ और अवेलेबल है हमारे यहाँ पर पब्लिक स्टॉक में, गेहूँ और चावल दोनों, जो कि अभी तक की डेट तक टिल डेट हाईएस्ट है ये। ठीक है, अब आपको पता ही है खरीफ का सीज़न गया, अभी अक्टूबर में, अभी हार्वेस्टिंग के बाद में मार्केट में बिकने के लिए आने लग जाएंगी ये, और चावल तो और आएगा अभी। तो इसके साथ साथ में आप देख सकते हो जो स्टॉक है वो और ज़्यादा राइज होगा। तो स्टॉक पाइल अप करने से कितना नुकसान हो सकता है ये ऑलरेडी हमने देखा कि आप मेंटेन करोगे तो कितना मुश्किलें हो जाती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि 93 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा भी अगर आपके पास में फूड ग्रेन हो जाता है तो इसका फिर बाद में वही प्रॉब्लम है कि एक तो मेंटेनेंस, चलो ठीक है कि अभी तो पेंडेमिक के टाइम पे सरकार ने फ्री में अनाज बांटा है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई या पीडीएस सिस्टम हमारी चलता ही रहता है। तो इनमें क्या है इशू, इनमें पॉइंट इतना सही है कि हमारे यहाँ पर भी हंगर की कमी नहीं है, पर आपके पास भी उसके बावजूद भी सरप्लस में अवेलेबल है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेस की स्थिति देखें ना तो हाल है बहुत बुरे। एक्सेस में गेहूं पड़ा है, चूहे खा रहे हैं, पानी में भीग रहा है, गेहूं खराब हो रहा है सेम चावल के साथ में। तो इसमें जो कैरिंग कॉस्ट है ना, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मैनेज करनी पड़ती है, जिसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर गोडाउन ये भी तैयार करता है, तो उनके लिए पैसा भी लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना, स्टोरेज फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए पैसा देना, और दूसरे जो खर्चे हैं वो अगर, और या फिर जो बफर है वो एक्सेस में चला जाए, अगर स्टोर जो है फूड ग्रेन्स का वो बढ़ता चला जाए, तो ओवरऑल ये निकल के आता है कि लगभग 5,589 दैट मीन्स 5,589 पर टन के हिसाब से खर्चा आता है 2021-22 की अगर बात करें। ये है कैरिंग कॉस्ट। अब ये चीज़ें अगर हम देखें कितनी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो कितनी हमारे मतलब सरकार के ऊपर कितना खर्चे का लोड है केवल मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एक सेंस आ रहा है कि वाकई में हम डिप्लोमेटिक सेंसिबिलिटी का यूज़ करके ये अनाज डोनेट कर सकते हैं, सरप्लस ग्रेन को हम अब्रोड भेज सकते हैं। और इसमें भी फोकस किस पे किया जाए, जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान सबसे पहला, तो क्योंकि वहाँ पर फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और लगातार वहाँ पर सूखा पड़ा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम, और दूसरा रिजीम भी चेंज हो गया तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं आ रहा है। दूसरा है श्रीलंका, जहाँ पर फूड एमरजेंसी लगी हुई है, और साथ में वहाँ पर फॉरेन करेंसी रिजर्व की बात भी करें तो श्रीलंका के पास में पैसा नहीं है जिससे कि वो इंपोर्ट कर सके। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए करना ये है कि अफ़गानिस्तान में तो हम फूड ग्रेन को भेज सकते हैं एक सहायता के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, श्रीलंका से हम उनकी जो लोकल करेंसी है श्रीलंकन रुपया, उसके तहत हम उनको गेहूं दे सकते हैं, और उनका जो श्रीलंकन रुपया उसमें उसका पेमेंट हम ले सकते हैं थोड़ा लो प्राइस के ऊपर।
इससे क्या होगा, इंडिया की जो डोमिनेंस है, इंडिया की जो पकड़ है अपने साउथ एशियन रीजन में, वो बढ़ जाएगी। और इसके पीछे कोई भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गिल्ट फील होता रहेगा। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है एक तरीके से कि आपको गिल्ट फील हो, फिर मलाल करने का मौका नहीं है। आज आपके पास में अवेलेबल है फूड एक्सेस में, तो ये ग्रेन डिप्लोमेसी इंडिया के लिए बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है। और ऐसे में ये जो PL 480 प्रोग्राम है, ये हमारे लिए एक आइडिया का काम कर रहा है, जो कि USA ने किसी ज़माने में यूज़ किया था। ओके, तो ऐसे में हमें वर्ल्ड के लिए जो कुछ भी करना है, उसमें ये सबसे अच्छा एक कदम बताया जा रहा है एडिटर के द्वारा। अच्छा आर्टिकल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लर्निंग विदाउट बैरियर्स। देखो आर्टिकल को लिखा है फैजा टी आजमी ने। देखो ग्लोबली अगर देखे जाए तो टोटल पॉपुलेशन में से 15% ऐसे लोग हैं जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ में रह रहे हैं, फिजिकली डिसेबिलिटीज़ के साथ में रह रहे हैं। और इन टोटल ग्लोबल 15% पॉपुलेशन में से देखा जाए ना, तो 80% पॉपुलेशन जो डिसेबल्स की है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जैसे कि इंडिया हो गया या फिर दूसरे और कंट्रीज़ हो गए। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो इनको देखो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के तौर पे सोसाइटी में देखा जाता है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ में अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो उस केस में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, या फिर वो अपना 100% देने की कोशिश भी करे तो उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, या तो ये कह सकते हैं, या फिर वो अपनी खुद की लिमिटेशंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे में जो बैरियर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, कमी नहीं है इनकी, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक आउटकम पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मतलब वही कि अगर वो सही से एजुकेशन गेन नहीं कर पाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अच्छे से अवेलेबल नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आप देखो नुकसान किसको होगा, सोसाइटी को और इंडियन इकोनॉमी को या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को। तो ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट दिया जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, तो वो लिमिटेड सपोर्ट अगर रहेगा तो कैसे हम इनके पोटेंशियल को पूरा कर पाएंगे। और इसी वजह से हर दिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके हाल ख़राब रहते हैं, हर एक दिन उनकी परिस्थितियाँ बिगड़ती चली जाती है। तो WHO के हिसाब से अगर देखें ना, तो डिसेबिलिटी वाला जो इशू है ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इशू है। दैट मीन्स कि लोगों की अगर फिजिकली कोई इशू है, अगर कोई भी है उनको, ठीक है, तो उस केस में अगर उनको एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो फिर वो कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। साथ में उनके लिए अगर बेटरमेंट के लिए काम ही नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर दिया। तो ऐसे में ये जो डिसेबिलिटीज़ है ना, ये मेनली सोसाइटी की वजह से दिखाई दे रही है, ना कि उनकी फिजिकली जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से। तो सोसाइटी को थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर पिछले 65 सालों की बात करें तो लिटरेसी रेट जो अब हर साल 4% से राइज होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। हर 5 साल में 4% लिटरेसी रेट राइज हुई है पिछले 65 सालों के अंदर, ठीक है। जो कि 1960s के टाइम पे कितना हुआ करती थी, ओनली 42% लिटरेसी रेट थी वर्ल्ड ओवर, जो कि अभी 2019 आते आते कितनी हो गई है, 86%। अब आप देखो कि लिटरेसी रेट ऑल ओवर वर्ल्ड तो जनरल पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बढ़ गई, पर दूसरी तरफ अगर डिसेबल्ड की लिटरेसी की बात करें ना, तो वो 2019 में केवल 3% तक ही पहुंच पाई है, जो कि 1960s के टाइम पे 1% ही हुआ कर सकती थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड, इस डेटा को आप फिर से देखो कि जो लिटरेसी रेट है, ग्लोबल लिटरेसी रेट है डिसेबल्ड की, वो देखो 3% ही है अभी, और उनमें भी अगर डिसेबल्ड फीमेल है तो उनकी लिटरेसी रेट तो केवल 1% है। तो आप देखो कितनी ज़्यादा, एक तरफ तो 86% हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन में, और दूसरी तरफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो सिर्फ 3% लिटरेसी रेट आ रही है। 90% जो डिसेबल्ड बच्चे हैं ना, वो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, और जो कि स्कूल अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। ये बात बोली जा रही है यूनेस्को के द्वारा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं ना, उनमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा स्कूल ड्रॉप आउट्स भी बहुत होते हैं। इसके अलावा एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इनएक्सेसिबल रीडिंग मटेरियल कि वो पढ़ नहीं पाते अच्छे से, या फिर मान लो कि किसी की आंखें नहीं है, ब्लाइंड है, तो उनको पढ़ने के लिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट बेस्ड जो आता है सिस्टम, वो होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होता।
अनट्रेन टीचर्स है, टीचर्स भी इग्नोर करके चलते हैं। तो ऐसे में आप देखो कि हर एक तरीके से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है कि जो एजुकेशन को वो प्रॉपरली गेन कर सकें। अब आप देखो कि जब एजुकेशन ही अच्छे से नहीं मिलेगी तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, मतलब कि आपकी जब रूट्स ही स्ट्रांग नहीं है तो आपका जो एक कॉग्निजेंस की जो पावर है, आपकी जो सोच समझने वाली क्षमता है, वो कैसे बढ़ेगी, और वो नहीं बढ़ेगी तो फिर आप अपनी लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस में कैसे स्टैंड करोगे। तो एजुकेशन वीक होने की वजह से जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, वो भी इतना अच्छा नहीं आता है। ज़्यादातर डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो हैं उनको फंडामेंटल स्किल्स ही नहीं मिलती हैं जिसकी वजह से कि वो जॉब ले सकें। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में 80 to 90% वो इंडिविजुअल्स जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ ग्रसित हैं उनको जॉब ही नहीं मिलती है। अब इससे ज़्यादा बुरी परिस्थिति क्या होगी। जबकि दूसरी तरफ आप देखो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ में अगर देखें तो पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो 50 to 70% है। तो ये एक तो गैप, और दूसरा यहाँ पर फिर भी जितना जॉब्स की प्रॉब्लम है ना, उसके कंपैरिजन में अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादातर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो नो डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स हैं ना, जो नॉर्मल्स हैं, उनके कंपैरिजन में दुगनी बेरोजगारी है उनमें। अब आप इस डेटा के बेसिस में हमें क्या पता पड़ता है कि वाकई में कितनी बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और पूरी ज़िंदगी भर फिर वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंसी उनके पास में रहती ही नहीं है। तो पेंडेमिक ने देखो एक चीज़ बड़ी अच्छी की है, वो ये कि एजुकेशन सिस्टम को रीशेप किया है, और उसमें जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी काम हुआ है दैट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। क्योंकि लॉकडाउन लगाए गए और स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट कर गई, और ये जो मेटामॉर्फोसिस हुआ है, ये जो रूपांतरण हुआ है ना एजुकेशन सिस्टम का, इसके देखो बहुत दूर तक अच्छे रिजल्ट निकलते हुए दिखाई देंगे डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या कर दिया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो अपने घरों से बैठ करके एजुकेशन ले सकते हैं, और जितनी बार उनको मन में आए उतनी बार वो एक वीडियो को देख करके अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उनकी लर्निंग स्पीड कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर स्कूल अगर दूर भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका लर्निंग प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, घरों से। तो ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। ठीक है, अब आप देखो डिसेबल स्टूडेंट है, वो हायर एजुकेशन में अगर जाएं तो उनको कितना दूर जाना पड़ता है, कॉलेजेस सिटी या टाउन्स में लोकेटेड रहती है, तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में लेक्चर्स, लाइब्रेरीज, रिसोर्सेज, इनको एक्सेसिबिलिटी देना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में अब उनके लिए फिजिकल कंस्ट्रेंट्स अगर हट गए हैं तो इसका बेनिफिट उनको डेफिनेटली मिल रहा है और मिलेगा आगे। अब ये जो ऑनलाइन लर्निंग है ये सिंक्रोनस भी हो सकती है और एसिंक्रोनस मोड में भी हो सकती है। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब तो ये हो गया कि टीचर जब पढ़ा रहा है उसी टाइम पे वो देख ले या वो पढ़ ले। अब इसमें लाइव क्लासेस जो होती हैं वो एक ऑप्शन है, और अगर किसी के पास में टाइम नहीं है या फिर उस इंडिविजुअल की थोड़ी लर्निंग स्पीड है वो कम है, तो उसी हिसाब से वीडियो की स्पीड को भी वो चेंज करके अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। तो अपनी सेल्फ पेस लर्निंग को वो अक्यूमुलेट कर पाएगा, एडवांटेज मिलेगा इसको कि खुद के हिसाब से पढ़ाई कर पाए। तो ये जो ई लर्निंग है ना, ये आप देख सकते हो मटेरियल भी अवेलेबल करा देता है, पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती है, वीडियो अवेलेबल है, रिपीटेड मोड में देख सकते हैं, एक लेक्चर समझ में नहीं आया तो उसको रिवाइज करके दोबारा देखा जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा असिस्टेंस दे दी है। अब टेक्नोलॉजी में आप देखो स्क्रीन रीडर भी अवेलेबल है, आप आराम से किसी भी, आप जैसे गूगल करते हो या कोई भी ऐप आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको पढ़ना नहीं है तो आप उस न्यूज़ को सुन भी सकते हो आराम से, वहीं पे आ जाता है कन्वर्टर। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच। ऐसे टेक्स्ट मैग्नीफायर अगर किसी को कम दिखता है तो उसको आप जूम करके देख सकते हो। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जिससे कि इजीली कोई भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है तो किया जा सकता है। ऐसे ही ब्रेल कीबोर्ड्स हैं वो यूज़ आराम से यूज़ हो सकते हैं, जिससे कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो लोग आसानी से कोई भी काम कर पाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की बात करें वो भी अवेलेबल है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो कोडिंग के अंदर पढ़ाया जा सके। तो ये टेक्नोलॉजीज बहुत बेनिफिट करती हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन एक कंस्टेंट कंसिडर किया जाता है जब भी ऑनलाइन की बात की जाए। तो जनवरी 2021 में देखें ना तो लगभग 4.66 बिलियन इंडिविजुअल्स के पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 60% है।
एक सेकंड। और अगर देखा जाए तो 104 कंट्रीज में से, ठीक है, लगभग 104 कंट्रीज में अगर देखें तो 80% से ज़्यादा यूथ के पास में ऑनलाइन कनेक्टिविटी अवेलेबल है ना। और इसमें आप देखो 830 मिलियन यूथ पीपल में से जो कि ऑनलाइन है, उनमें से 320 मिलियन तो केवल और केवल चाइना और इंडिया में है, लगभग 39%। ओवरऑल बात क्या गई, इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू आउट वर्ल्ड अच्छी हो रही है। नंबर 2, इंडिया और चाइना में भी कम नहीं है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के, चाइना तो खैर अब बहुत एडवांस हो चुका है, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में अभी भी है। पॉइंट क्या है कि दोनों कंट्रीज़ का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का रेशियो है वो बहुत अच्छा है, जहाँ पर कि इंसिडेंट ऑफ डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर डिसेबल्स बहुत हैं। तो ऐसे में इंटरनेट कनेक्टिविटी का बढ़ना एक अपने आप में एनकरेजिंग इवेंट है। इंटरनेट सर्विसेज की जो प्राइस है वो भी देखो बहुत हद तक 50% तक रिड्यूस हो चुकी है। आज के 3 साल पहले भी अगर रेट आज के टाइम से आप कंपेयर करो तो इसका देखो ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा मिलता है। इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिल जाए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाए, मोबाइल सर्विसेज अच्छी मिल जाए, तो बच्चे फिर घर पे रह के आराम से पढ़ सकते हैं, कम से कम वो बच्चे तो जो स्कूल नहीं जा सकते। तो ऐसे में प्रॉपर अगर एडिक्वेट सप्लाई हो पाएगी इन सारी चीज़ों की, जो हमने देखा, जो भी एक्सेसिबिलिटी में ब्रेक्स हैं उनको अगर हम सॉर्ट आउट कर देंगे, बैरियर्स को हटा देंगे, तो एजुकेशन कितनी अच्छी हो पाएगी। इसके लिए बेस्ट एक आप कह सकते हो ऑफर लेकर के आ रही है ऑनलाइन एजुकेशन। ऐसे में देखो 2030 की बात करें तो 2030 का टारगेट लिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और उसमें हमारे पास में सिर्फ 9 साल और बच गए हैं, ठीक है, जिसमें टारगेट क्या है, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ओके, तो ऐसे में गवर्नमेंट हो या फिर एजुकेशनल बॉडीज़ हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स का सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और इजी टू डिलीवर फॉर्मेट में हम काम कर सकते हैं। चीज़ें देखो रिपीट हो रही हैं, ऑलमोस्ट वही है। फिजिकल लिमिटेशंस को अगर हम एक ऑल्टरनेट के तौर पे दूसरी, जैसे ऑनलाइन एक ऑल्टरनेट का ही काम लेकर क्या रहा है, तो ऑल्टरनेट के तौर पे अगर हम ऑनलाइन को यूज़ करें तो जो कोई भी अभी तक डिनायल था एजुकेशन सिस्टम में, पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके लिए, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। तो ऐसे में डिजिटल इकोनॉमी बढ़नी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आईएलओ के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो डिजिटल इकोनॉमी की वजह से आज बहुत जनों को ऐसा हो रहा है सिस्टम की घर से ही काम करने में हेल्प मिल रही है। तो इससे क्या होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, लोग घर से बाहर ना निकल के काम कर ले। अब उनमें भी पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर उन लोगों को इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो घर से बैठे बैठे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। और इसमें देखो गिग इकोनॉमी वाला जो सेगमेंट है, जिसमें वर्क ऑन डिमांड, कि हाँ भाई काम है, आ जाओ काम कर लो, जितना कॉन्ट्रैक्ट है उसको करो। तो ऐसे में वर्क फ्रॉम होम वाली जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो देखो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो एजुकेशन हो चाहे जॉब्स हो, ये दोनों तरफ से अगर ऑनलाइन काम होता है तो फ़ायदा देखो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इनको डेफिनेटली होता है, और उनकी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल होती चली जाएगी फिर इससे, ठीक है। तो ये वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या अच्छा हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉट द एमएसपी रूट। आर्टिकल को देखो लिखा है अशोक गुलाटी जी ने और रंजना रॉय ने। आर्टिकल में सिंपल सी बात यह है कि एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया था 2014-15 में कि 2015-16 में कि फार्मर्स की इनकम जो है वो 2022-23 आते आते हम डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 2014-15, 15-16 में उस टाइम पे ड्रॉट्स थे, बैक टू बैक बिल्कुल सूखा पड़ा था, अच्छी बारिश नहीं थी, तो ये टारगेट लिया गया था। अब बहुत सारे एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि ये जो टारगेट लिए गए थे ये नॉमिनल वाली रेट्स पे लिया गया था। नॉमिनल और रियल, ये दो रेट्स आपको पता होनी चाहिए। देखो नॉमिनल का मतलब होगा कि आज मान लो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसमें जो कोई भी रेट आप कंसिडर कर रहे हो कि हाँ जी हमारी ग्रोथ जो है वो 2020-21 के कंपैरिजन में इतनी रही है, तो आप पिछले साल से कंपेयर करते हो ना, इसका मतलब तो हो गया कि आप नॉमिनल ग्रोथ को आप कंसिडर कर रहे हो।
दूसरी तरफ आपने जो एक फिक्स ईयर फिक्स कर रखा है, जैसे मान लो कि 2015-16 का साल आपने फिक्स कर रखा है रेफरेंस ईयर के बेसिस पे, और अब आप देखते हो कि 2015-16 के कंपैरिजन में 2021-22 में कितनी ग्रोथ हुई, तो ये हो जाएगी रियल, जिसमें बेस ईयर आपका फिक्स है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना, बहुत सारे एनालिस्ट का ये कहना था, राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप ग्रोथ बना रहे हो, डबल कर रहे हो इनकम को, ये बोला नॉमिनल इनकम की बात की जा रही है पिछले साल के कंपैरिजन में। पर अशोक दलवाई कमेटी जो कि सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें यही था कि क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए जिससे कि हम इनकम को डबल कर सकें। तो उन्होंने ये कहा, बोले ये रियल टर्म्स में अचीव करने की बात की गई थी कि बेस ईयर रहेगा आपका 2015-16 और आप फिर बाद में कंपेयर करोगे 2022-23 को। तो जब कंपैरिजन किया गया, देखा गया, तो 2015-16 के अंदर जब इन किसान की इनकम कितनी हुआ करती थी, वो थी 8,931 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगभग, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली सिचुएशन असेसमेंट सर्वे जो रिलीज हुआ है, जिसमें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा हर एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के बारे में एनालिसिस करके एवरेज निकाला कि मंथली इनकम जो है वो 2018-19 में बढ़कर के 10,218 रुपये पर मंथ हो चुकी है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है उसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें बहुत सारे तरीके ये होते हैं कि एक तो आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करो, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AL, एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। या फिर आप हॉलिस्टिकल मैनर में देखो तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे आप कंपैरिजन करो। तो यहाँ पर राइटर जो है वो ये इसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं शुरुआत में कि जी अगर आप एनालिसिस करोगे तो एक तरफ तो आपको लगभग रियल सेंस में, एक तो नॉमिनल सेंस तो आपको पता पड़ ही गया कि जी हाँ हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे आज की इनकम को, ठीक है। और रियल सेंस में एक रेफरेंस साल का जो आपका स्टैंडर्ड है, रेफरेंस ईयर का, बेस ईयर जिसको हम बोल रहे हैं, उससे आप कंपेयर करोगे तो आपको डेटा मिलेगा। अब ये जो डेटा है इसके अंदर बहुत पेचीदगियाँ हैं। पेचीदगियाँ इसलिए कि वो हमारे सीधा काम नहीं आएगा, हम इस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमारा स्टैटिस्टिक्स का इतना काम नहीं है। हमें टू द पॉइंट बात समझनी है। उस टू द पॉइंट बात की अगर पॉइंट पे अगर चले ना, तो एक सेकेंड, तो नॉमिनल टर्म्स की अगर बात करें तो CAGR दैट मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो आपको 8% मिलती है 2012-13 को अगर 2018-19 से कंपेयर करो तो, ठीक है, 8%। और वहीं पर अगर आप ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हो उसको रियल में लेके जाओगे ना, तो रियल में जाते ही अराउंड 3.4% आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है नीचे। अगर इसी को कंपैरिजन को हम आगे लेके जाएं 2012-13 को, 2018-19 को रियल सेंस में, रियल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको 3.4% का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉमिनल का मतलब आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हो और रियल का मतलब हो गया आप रेफरेंस ईयर से कंपेयर कर रहे हो। तो ऐसे में आपको राइज जो मिल रहा है ओवरऑल 3.4% मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि जब कभी भी कोई ग्रोथ को हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो 2021 में महंगाई किस लेवल की चल रही है, 2015 में किस लेवल की महंगाई चल रही थी, तो उन दोनों के बीच में अगर हमने कंपेयर ही नहीं किया तो हमें क्या पता पड़ेगा कि रियल सेंस में हमने कितनी ग्रोथ की है। क्योंकि हो सकता है कि आज एक किसान 2015 में तो वो कमाता था 8,000 रुपये, जैसे बताया जा रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, कि एक किसान अगर मंथली 8,000 रुपये पर मंथ कमाता था 2015 में, और आज वो कमाता है 15,000 रुपये पर मंथ, तो ऐसे में तो आपको दिखेगा कि हाँ जी 7,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया 7 साल, लगभग 5-7 साल के अंदर। पर सवाल ये है कि ये उस टाइम पे 8,000 रुपये में कितनी, मतलब कितना, इन 8,000 रुपये की वैल्यू क्या थी, कितना मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करना चाहता हो किसान तो कितनी कर पाता था, क्या उतनी आज कर पा रहा है? तो पता पड़ा कि 8,000 रुपये के अंदर वो इतनी अच्छी ज़िंदगी जी पा रहा था जितनी कि 15 में नहीं जी पा रहा है, क्योंकि अभी महंगाई बढ़ चुकी है। तो ये सिचुएशन में क्या ज़रूरत हो गई कि आपको डिफ्लेटर से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या निकल के आ रहा है, देखो ओवरऑल पॉइंट ये आ रहा है कि रियल सेंस में जो इनकम है दैट इज अराउंड 3.4% ग्रोथ, ठीक है, रियल सेंस में अगर देखा जाए तो ओवरऑल राइटर जो मेन फोकस में लेके जा रहे हैं वो ये कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं
चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर के देखो, एनिमल रियरिंग की बात कर लो, या फिर फिशरीज़ की बात कर लो, या फिर कोई और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की बात कर लो, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में राइटर ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर जो जितना कंफ्यूज है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर, कभी हम इन नॉमिनल की बात करते हैं, कभी रियल की, तो इसके बजाय एक सबसे बढ़िया मेथड है दैट इज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, AAGR। और इसके हिसाब से देखें तो 2002-03 से कंपेयर करें 2018-19 को, एग्री जीडीपी मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हमें पता पड़ता है 3.3% का ये रेशो निकल के आ रहा है। और इसी को अगर CAGR के हिसाब से करें, दैट मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 3.4% आती है सेम पीरियड में। अल्टीमेटली पॉइंट क्या आ रहा है कि रियल सेंस में जो इंक्रीमेंट हुआ है इनकम का, वो 3.4% का हुआ है अगर आप देखो ओवरऑल। ये बात आ जाती है किसकी, एग्री जीडीपी की। अब इसमें आप देखो कि क्या सभी स्टेट्स में, आपके यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, अलग अलग यूटीज हैं, क्या सब में ऐसा ही है? जी बिल्कुल भी नहीं। वजह कि कहीं पर तो मॉनसून पे डिपेंडेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कहीं पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है। तो मॉनसून अगर कहीं पे फेल हो गया था किसी साल के अंदर, अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाया, और कहीं पर मॉनसून अच्छा हो गया तो प्रोडक्शन अच्छा हो गया। जबकि दूसरी तरफ वो स्टेट्स जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल है, वहाँ पर तो मॉनसून फेल हो चाहे सक्सेसफुल हो, वहाँ पर तो आराम से प्रोडक्शन अच्छा आएगा। जैसे कि पंजाब का एग्जाम्पल है कि 99% एरिया पंजाब में इरीगेटेड है, मतलब वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था पूरी है, तो वहाँ पर मानसून फेल हो चाहे सक्सेसफुल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन मिलेगा। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र, जहाँ पर केवल 19% एरिया ही इरीगेटेड है। तो ऐसे में हर एक स्टेट में आपने इंडिया का अगर नेशनल एवरेज निकाल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक स्टेट में इक्वल है। ठीक है, ये डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर्स पे। फिर बात आ जाती है कि एक स्टेट की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करता है। ठीक है, जैसे इसी साल की अगर बात बता रहे हैं राइटर कि गुजरात वाले रीजन की अगर बात करें तो वहां पर जितना लॉन्ग पीरियड एवरेज है ना रेनफॉल का, लॉन्ग पीरियड एवरेज, तो उसके कंपैरिजन में लगभग 27% कम रेनफॉल रिसीव हुआ अब की बार। और उसमें भी अगर सौराष्ट्र, कच्छ और दिव वाले रीजन में चले जाओ तो वहां पर 38% तक डेफिसिट मिला है रेनफॉल का। सेम चीज आप झारखंड में अप्लाई करो, वहां पर रेनफॉल है। तो ओवरऑल आप देखो कि जो क्रॉप से प्रोडक्शन होता है उस पर तो सीधा नुकसान हो रहा है कि नहीं। अब फार्मर्स की इनकम की बात भी करें तो इसको थोड़ा सा हमें अब माइन्यूटली अंडरस्टैंड करना है, जो कि हमारा मेन पॉइंट है कि इनकम हमें राइज करनी है। कोई जरूरी थोड़े ना है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसी से फिर बाद में आप मार्केट से एमएसपी पे बेच करके फिर पैसा कमाओ। भाई इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपके पास में जिससे कि आप फार्मर्स की इनकम को राइज कर सकते हो, क्योंकि आपके यहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। तो मॉनसून अगर फेल हो गया तो प्रॉब्लम है, फ्लड्स आ गई तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आप कॉम्प्लीमेंट करो दूसरे जो इनकम सोर्सेज है उनसे। वो क्या क्या है वो देखते हैं अब। तो इसमें सिंपल सा बताया हुआ है कि अगर एक बार कोई बंदा अगर डिटेल में देखना चाहे तो एक फार्मर की जो इनकम होती है उसमें एनिमल रियरिंग, जिसमें फिशरी भी आ गई, उसकी अगर बात करें तो उसमें तो ड्रास्टिकली राइज देखने को मिला है कि 2002-03 के टाइम पे एनिमल रियरिंग इंक्लूडिंग फिशरी, इनका जो कंट्रीब्यूशन था एक फैमिली की इनकम में, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम में, वो था 4.3%, जो कि राइज होकर के कितना हो गया अभी 15.7%। पहली चीज़ क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, एनिमल रियरिंग का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा हो रहा है। दूसरा, जो इनकम की बात करें, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम की बात करें, और वो भी किससे, क्रॉप कल्टीवेशन से, वो अगर आप देखो तो वो पहले हुआ करता था वो 45.8%, जो कि डिक्रीज होकर 37.7% हो गया। इसके लिए ग्राफ से देख लेते हैं, वहां से अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो नेट रिसिप्ट है क्रॉप कल्टीवेशन से, जो खेती में जो फसल उपजी है उससे अगर कमाई की बात करें ना, तो 2002-03 में 45.8% जो हाउस होल्ड की इनकम थी वो इसी से आती थी, जो कि घटकर कितनी हो चुकी है 2018-19 में 37.7%। तो ये तो हो गया डिक्लाइन। इसका मतलब क्या हो गया, केवल एमएसपी से पेट भरोगे या डबल करोगे इनकम, ये आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा बात करो, जो एनिमल रेयरिंग है उनकी फार्मिंग की बात करें
तो उसका नेट रिसिप्ट आप देखो कि 2002-03 में केवल 4.3% कॉन्ट्रीब्यूशन ही था एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के अंदर उनकी इनकम में, जो कि बढ़कर के अभी कितना हो गया 15.7%। एक तो ये आप देख लो। दूसरी चीज़, तीसरा आप देखो कि नॉन फार्म बिजनेस की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन पहले हुआ करता था 11.2%, जो कि घट करके 6.4% हो गया। और इसके अलावा जो इनकम होती है वेजेस से, कहीं पे जॉब करके सैलरी उठाने से, तो उसका आप देखो कंट्रीब्यूशन पहले 38.7% था, वो राइज होकर के 40.3% हो गया। तो ऐसे में आप नोटिस कर रहे हो कि एक तो हो गया ये डार्क ब्लू और एक हो गया ये रेड, दो कलर यहां आप देख सकते हो कि एनिमल फार्मिंग और वेजेस एंड सैलरीज, इन दोनों ने तो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा लिया, जबकि इन दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन डाउन है। और मेनली तो क्रॉप कल्टीवेशन का कंट्रीब्यूशन डाउन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनकम राइज भी हुई है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या रहा है कि जो सरकार एमएसपी देती है ना, उसकी वजह से राइज नहीं हुआ है। अगर आप इससे सिग्नल सीधा सा ये देना चाह रहे हैं कि एपीएमसी मंडियों में जाकर के जो आप अनाज को बेचते हो और वहां से सरकार के द्वारा जो गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके बेसिस पे जो आपकी इनकम होती है ना, वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है जितनी कि एनिमल फार्मिंग या फिर जो वेजेस एंड सैलरीज हैं वो। अब आप देखो, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें या फिशरी की बात करें, इसके लिए तो गवर्नमेंट कोई एमएसपी नहीं डिक्लेयर करती, ना सरकार इनको प्रोक्योर करती है। ये सिंपल सा डिपेंडेंट किस पे है? डिमांड पे, मार्केट फोर्सेस पे। तो एक तरीका सिंपल सा यही है कि हमें एमएसपी पे ही डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। एमएसपी पे डिपेंडेंसी रखने के चक्कर में फार्मर जो है वो केवल और केवल फसल के ऊपर दिमाग लगाएगा, और हमारे यहाँ पर फसलों का हाल ऐसा है कि मॉनसून अगर फेल हो गया तो फसल पूरी बर्बाद। तो ऐसे में फिर किसान के पास में कुछ ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो बेचे क्या। तो इससे ही बढ़िया क्या है कि जो एनिमल रियरिंग है, फिशरी है, या फिर जो दूसरे ऑप्शन है जिसमें सैलरी वेजेस, उनसे इनकम राइज हम कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो टारगेट किया हुआ है ना गवर्नमेंट का कि फार्मर्स की हम इनकम को डबल करें, वो डबल किया जा सकता है। अब चाहे आप वो फ्रूट वेजिटेबल इनकी प्रोडक्शन की बात कर लो, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर लो, इनमें इन्वेस्टमेंट। अब आप देखो, एक तरफ तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और दूसरी तरफ क्या होगा कि फूड ग्रेन के अलावा दूसरी भी प्रोडक्शन होगी, तो डाइट में भी डाइवर्सिफिकेशन आएगा। और इसके लिए आप प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर सकते हो, जिससे कि वो एफिशिएंट वैल्यू चेन क्रिएट करें क्लस्टर्ड अप्रोच के अंदर। कि जी हाँ, जैसे आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से स्कीम चला रखी है कि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। ये स्कीम शुरू तो यूपी से हुई थी, पर अभी थ्रू आउट इंडिया इस चीज़ को अप्लाई करना बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा टाइम के साथ साथ में, जिससे कि कोई भी मान लो कि अगर यूपी का कोई एक ऐसा जिला है जहाँ पर ऑनियन बहुत अच्छे होते हैं, प्याज बहुत अच्छे होते हैं, वैसे होते नहीं है, महाराष्ट्र का मान लो आप प्याज, तो महाराष्ट्र का जहाँ पे प्याज अच्छा होता है वहाँ पर प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज कर दो, उन प्याजों को प्रोसेस करके फिर बाद में पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करने का प्रोविज़न कर दो। ऐसे करके क्या किया जा सकता है, किसानों की जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी की जा सकती है, डबल हो सकती है, मार्केट इकोनॉमी काम करेगी, तो ऑटोमेटिकली फिर इंक्लूसिवनेस भी आना शुरू हो जाएगी। देखो, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस तरफ काम तो कर रही है, पर वही अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो एक एनालिसिस दिया और फिर एक सोल्यूशन दिया, ये होती है एक अप्रोच अच्छी। जब आप एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे आपसे कुछ आंसर मांगे जाएंगे तब आपको ये बातें बतानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फिर नेक्स्ट आर्टिकल है द चॉइस टू मोनेटाइज। इस आर्टिकल में देखो यही बताया जा रहा है कि अभी जो मोनेटाइजेशन को लेकर के गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्कीम्स चलाई जा रही है, तो इसमें ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जब सत्ता में होते हैं तो फेवर करते हैं, और जो ऑपोजिशन में बैठते हैं फिर टांग खींचना शुरू कर देते हैं। आज ऑयल की बात करो, गैस पाइपलाइन की बात करो, इनमें प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पे देने की बात की जा रही है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, ठीक है, सेल्वोज यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है ना, सेल्वोज का मतलब हो गया एक तरीके से कि कुछ ऐसे एग्रेसिव एक्ट करना जिनके चलते कोशिशें की जा रही है रोकने की। अब हमारे जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस तरीके के पुश को बढ़ाया था कि कैसे भी करके हमें ये जो हमारे ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं जिसमें सरकार ने पहले इन्वेस्ट किया, पर इन्वेस्ट करने के बाद में वो फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी फुल यूटिलिटी नहीं हो पाई है, तो उनका बोले यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को पुल किया जाए
अपनी तरफ इन एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर बात ये थी कि इन एसेट्स को बेच ही दिया जाए लीज करने की बजाय। तो सवाल ये था कि एसेट्स को बेचा जाए उसकी बजाय लीज करना गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस में रखा अपने। ठीक है, सेल आउट करने से वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे फिर वो, और प्राइवेट सेक्टर में एक रिस्क भी ये रहता है। देखो सबसे बेस्ट जो मॉडल निकल के आता है, देखो प्राइवेट सेक्टर के भी अपने खुद की लिमिटेशन होती है, पब्लिक सेक्टर की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के अगर पीपीपी मोड पे अगर काम किया जाए तो घाटा क्या है, जिसमें एसेट्स की फैसिलिटेशन दैट मीन्स लैंड अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो रिक्वायर्ड है वो तो देखो गवर्नमेंट अवेल करा दे, और उनकी जो ऑपरेशन है या एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का काम है वो देखो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो अल्टीमेटली आउटकम मिलेगा अच्छा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इनको सेल करने की बजाय लीज पे देने की क्यों सोची? इसका सिंपल सा वजह यही है कि नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती, जिस तरीके से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसी तरीके से लोग रोड पे उतर जाते हैं कि भाई ये तो पूरा का पूरा ही बेचने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन एक स्टेलमेट दैट मीन्स एक डेडलॉक ना क्रिएट हो पूरे प्रोसेस में, उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने किया। अब आप देखो कि ये जो एसेट्स हैं इनका जो यूज़ करना था, वैसे तो देखो इनको प्रॉपर्ली मेंटेन करना अपने आप में गवर्नमेंट के लिए सरदर्दी थी। जितने भी एसेट्स थे, चाहे एयरपोर्ट्स की बात करो, जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स है, या कोई भी गैस पाइपलाइन है, ठीक है, या फिर आप रेलवेज़ की बात कर लो, कोई भी, तो वो बहुत ज़्यादा लोड का काम था। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि आपने प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दिया है, दैट मीन्स वो कार एक तरीके से ये हो गया कि वो किराए पे लेके जा रहे हैं, आप किराए पे लीज हो गया। तो ऐसे में वो बोले प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही क्या कर दिया, ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दिया एग्रीमेंट में कि जी एग्रीमेंट में पहले से कंफर्म होगा कि छोटा मोटा वियर एंड टीयर होगा वो तो देखो चल जाएगा, पर बड़ा अगर लॉस करके और फिर अगर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीज का जब टर्म खत्म होगा, पूरा साल जितने सालों की लीज होगी उसको खत्म होने के बाद में गवर्नमेंट को रिटर्न करेगी वो एसेट, तो वो कंडीशन अच्छी खासी होनी चाहिए। ये कंडीशन पहले से होगी एग्रीमेंट में। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट की ओएनजीसी की अगर बात करें तो वो तो ऑलरेडी अपने ऑफशोर वेसल्स को दूसरे कंट्रीज के जो क्रूड ऑयल को ले जाने का काम है वो करने में काम करती है, मतलब ऑपरेशन और मैनेजमेंट में बहुत हद तक हेल्प करती है ओएनजीसी के जो ऑफशोर वेसल्स है। दैट मीन्स जो ओएनजीसी के खुद के बड़े बड़े शिप्स है ना, जो क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं, वो दूसरे कंट्रीज के क्रूड ऑयल ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे भी करके स्किल रिक्वायरमेंट, एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट ये पूरी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, जब गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स जो अंडर यूटिलाइज है उनको फुल्ली यूटिलाइज कर लिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए कहा जाता है कि भाई एफिशिएंसी बहुत है इसलिए एफिशिएंसी इंप्रूव की जाएगी, और गवर्नमेंट सेक्टर में एफिशिएंसी बहुत कम है। जी ऐसा कुछ नहीं है, एफिशिएंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर को अगर लाया जाए तो एक तो पॉइंट ये है, एफिशिएंसी वाला पॉइंट अपनी जगह पे है, पर दूसरी अगर बात करें ना तो जो भी एसेट्स हैं उनको आप यूटिलाइज फुल्ली नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसका मतलब ये हो गया, एक तो हो गया क्या कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स काम करते हैं वो लोग टारगेट लेकर के काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम मिनिमम होती है या फिर आउटकम अच्छा मिलता है, तो ऐसे में एफिशिएंसी राइज होगी। दूसरी चीज़ अगर देखें कि जो एसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनका आउटकम पूरा पूरा अचीव किया जाए। और अच्छा, डर एक ये निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों के हाथों के अंदर ही पावर कंसंट्रेट हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग पैसे वाले हैं वो ही इन्वेस्ट करेंगे और वही पैसे वाले बनते चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर पहले ही दिमाग लगा लिया कि देखो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिक्वायरमेंट है लगभग 111 ट्रिलियन रुपीज़ की। अब यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि 111 ट्रिलियन रुपीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है तो एक स्कीम से तो इसका फुलफिलमेंट होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया सरकार ने, अलग अलग स्कीम चला रखी है, स्कीमों में अलग अलग प्रोविजन है, और वो सारी स्कीम्स मिलकर के, जिनमें से एक तो एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, या इसके अलावा दूसरी जो पहले से चल रही है, ठीक है, उन स्कीम्स का यूज़ किया जाएगा। तो ओवरऑल टारगेट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए। नहीं तो आपको पता है पेंडेमिक जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में सबसे बड़ा जो क्राइसिस होगा ना वो रहेगा इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसको हमें सपोर्ट देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को पुश करना ही पड़ेगा। अब इसमें शुरुआत तो हो सकती है कि कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर के लोग आएँ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा तो जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको भी बूस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब चाहे वो ट्रेन हो, सी पोर्ट हो,
कोई भी टर्मिनल हो, उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाना है। तो पॉइंट बार बार वही बता रहा है। अच्छा, फिर लोन की बात आ रही है कि अगर एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अगर अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहेगी, जो भी ये एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसकी अगर बात करें, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी, बड़ी कंपनियां मार्केट से लोन ले लेगी और जो छोटी कंपनियां उनको लोन मिलेगा नहीं, तो ये तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्राउडिंग आउट की प्रॉब्लम तो फिर तो पीएसयूज भी कर सकते हैं, क्योंकि पीएसयूज भी कुछ ना कुछ तो लोन लेते ही है ना मार्केट से, पब्लिक से उधार लेते हैं, फिर उसके बाद में उनको यूज करते हैं, फिर रिटर्न करते हैं। बोलो सेम लाइन के ऊपर अगर प्राइवेट सेक्टर चले तो प्रॉब्लम कहाँ है? ठीक है, तो ये कुछ बातें बताई जा रही है, बार बार इन्हीं पे मेन फोकस है। जो क्रक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप और देख लेना, क्योंकि मेन मेन चीज़ें थी वो देख लिया आगे। अब वो कॉर्ड वाली जो बात है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। देखो कॉर्ड वाला जो आर्टिकल है इसमें सिंपल सा ये है कि हम कैसे यूएस के साथ में कन्वर्जेंस लेकर के आ रहे हैं। बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, रीजनल, ग्लोबल, हर एक तरीके से इंडिया यूएस की एंगेजमेंट लगातार बढ़ रही है और इसमें कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें कैनबरा, टोक्यो और वॉशिंगटन में इंडिया का जो रोल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कॉर्ड को एक मिलिट्री अलायंस बोलते हुए चाइना लगातार एक ही चीज बोल रहा था कि भाई ये एशियन नेटो तैयार हो रहा है, तो उसी चीज को डिस्कार्ड करते हुए आज जो अभी लेटेस्ट जो अभी आप आउटकम देखोगे मीटिंग्स का, वो ये कि डिफेंस कोऑपरेशन तो है इनके बीच में, इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में वैक्सीन डेवलप करना हो, क्लाइमेट के इशू को लेकर के, इन मुद्दों पर भी बहुत सारी बातचीत की गई है इन लीडर्स के बीच में। और पर्टिकुलरली बात करें यूएस के जो बाइडन और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, राइट। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि केवल मिलिट्री ही नहीं, क्लाइमेट चेंज हो गया, वैक्सीन हो गया, ट्रेड हो गया, इन पर भी बहुत हद तक बातचीत की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट कितनी ज़्यादा है। टेररिज्म को लेकर के भी बातचीत हुई है और ये भी क्लियर किया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी का जो रोल है उसकी वजह से अफगानिस्तान में तालिबान का रिजीम आया है और उसी के चलते अभी टेररिज्म को प्रमोशन बहुत हद तक मिल सकता है। पर एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि भाई चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तान को, ये ध्यान रखें आप, ठीक है, जो कि रीजनल स्पॉइलर के तौर पे काम कर सकता है, साउथ एशिया को डिस्टर्ब करने में काम कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान तो देखो की एरिया है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज पर, जैसे चाइना का जो असर है, लगातार एग्रेसिवनेस दिखाना है, उसको भी टैकल करने की बात की है। ठीक है, कॉर्ड आज आप देख सकते हो इन पर्सन फर्स्ट मीटिंग थी ये, तो इसमें बहुत हद तक बातें हुई है, नॉन मिलिट्री एजेंडाज पे बातचीत हुई है, एशियन नेटो नहीं है ये क्लियर हो ही गया, बता ही दिया मैंने आपको पहले। बस यही चीज़ है मेन तो ऐसे में पॉइंट ही आ रहा है, इंडिया की जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है ना ग्लोबल इश्यूज़ में, वो सारी राइज हो रही है धीरे धीरे। और वॉशिंगटन के साथ में अगर देखा जाए तो हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं। नहीं, एक आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे चुनाव, तो एक ये लग रहा था कि जो बाइडन जो है वो तो डेमोक्रेट है, वो इंडिया के साथ में एंगेजमेंट में ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पर बराक ओबामा ने जो शुरू किया था वही डोनाल्ड ट्रंप ने कंटिन्यू किया और वही जो बाइडन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में पिछली 3 प्रेसिडेंसीज की बात करें तो वो लगातार राइज हो रहा है। वैसे तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा से पहले जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने भी इंडिया के साथ में एंगेजमेंट रखी। और यही पूरा सिनेरियो देखो 1990s से जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है ना, तब से लेकर अब तक यूएस और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप राइज ही हुई है। ठीक है, तो ये है पूरा मुद्दा जिसको हमने पूरे डिटेल में देखना था। और कुछ बच रहा हो तो आप एक बार खुद से देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल न्यूज़पेपर मिल ही जाएगा आपको।